हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। आपको पता होगा ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, राइट। ट्रायंगल्स का आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10 की आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ डेरिवेशंस बताएंगे एंड मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंस आप जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको, जैसे आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, राइट। लेकिन अभी आप ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है सर्किल के लिए आपकी, जो आपका कमिंग चैप्टर्स होगा इसके बाद, राइट। सर्किल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल, वहां पर भी हमारा ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स का मतलब सिमिलैरिटी का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। उसका कन्वर्स भी पढ़ेंगे और कुछ पुराने चैप्टर्स में लाइक 9th क्लास में जो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और 9th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक हमें टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए और हम लोग ट्रायंगल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया कि ट्रायंगल्स का क्या खास इस्तेमाल है अगले चैप्टर्स में, मतलब आई मीन 9th क्लास के 3 चैप्टर्स इसी चैप्टर में बेस्ड है, मतलब टोटल मिलाकर 4 चैप्टर्स हो जाते हैं जो आपको पढ़ने हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं शुरू कर रहा हूं आपका एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 6 ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने 5.4 ऑप्शनल कंप्लीट कर ली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग ट्रायंगल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और फिर कुछ थेल्स थ्योरम ने क्या आइडिया दिया और उसके बेसिस पे हमारा क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। उनके बेसिस पे वो हम चीजों को समझने वाले हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी और जो अब सिमिलैरिटी पढ़ने वाले उसमें क्या अंतर होने वाला है। देखो, आपने जो कॉन्ग्रुएंसी लास्ट टाइम पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जिसमें शेप और साइज दोनों बराबर हों, राइट। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये पेन है, राइट, तो ये पेन एग्जैक्टली इसी साइज का इसी शेप का पेन दूसरा हो तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये पेन और दूसरा पेन दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर लेट्स से ऐसा हो कि ये पेन है और इसी के इस जैसा सेम इसी शेप का एक बड़ा पेन या फिर छोटा पेन हो, तो हम उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं, हम उसे कहेंगे सिमिलर, राइट। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो हम दो चीजें वहां ध्यान रखते हैं, शेप और साइज के बारे में। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग साइज का मैटर नहीं करते हैं, हमारी साइज छोटा और बड़ा हो सकता है लेकिन शेप शुड बी सेम, राइट। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो बेसिक डिफरेंस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोई दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि शेप और साइज बोथ इक्वल, बोथ शेप एंड साइज इक्वल, both shape and size should be equal, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी में हम लोग देखने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी में देख लेना ई है यहां पर या ए है। सिमिलैरिटी में हम लोग क्या करते हैं, शेप मैटर करता है, शेप मैटर्स, शेप की इंपॉर्टेंस है, शेप मैटर्स करता है, शेप मैटर्स। शेप की इंपॉर्टेंस है, शेप शुड बी इक्वल, या मैं ऐसे कह सकता हूं
शेप शुड बी इक्वल, मैं अगर यहां से मिटाकर इसको लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, शेप शुड बी इक्वल, शेप शुड बी इक्वल, आप साथ साथ लिखते चले जाइए, शेप शुड बी इक्वल, साइज में डिफर, मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज में डिफर, साइज डिफर हो सकता है, साइज में डिफर, क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं शेप को दे रहे हैं, शेप शुड नॉट बी चेंज। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है, फिर से देख सुन लो। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। लेट्स से अगर ताजमहल है, ताजमहल का शेप और साइज दूसरा सेम ताजमहल बन जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन आपको मार्केट में छोटे छोटे ताजमहल मिल जाते हैं, मतलब उस जैसे होते हैं, शेप वैसा ही होता है लेकिन सिमिलर होते हैं, मतलब आई मीन साइज सेम नहीं होता, शेप सेम होता है। तो दोज ताजमहल आर सिमिलर इन नेचर, राइट, सिमिलर होते हैं ना कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका, शेप एंड साइज दोनों, राइट। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक अंकल हैं जिनका नाम है थेल्स, वो इसके बारे में शुरुआत करते हैं चीजों को समझने की, सिमिलैरिटी को। तो सिमिलैरिटी, चचा एक बार बैठे हुए थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो एक लाइन खींचते हैं। मैं थेल्स की बात कर रहा हूं कि उन्होंने किस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दी है, थेल्स थ्योरम, थेल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब थेल्स एक जगह बैठे हुए थे, चचा के दिमाग में एक आइडिया आया। जब खाली आदमी के दिमाग में आइडिया ही आएगा, तो उन्होंने क्या करा, एक लाइन खींच दी और एक दूसरी लाइन खींच दी इस तरह से। ओके, उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, ये ओ है, ये ए लाइन है, ओ ए लाइन है, और ये ओ बी लाइन है, ये ओ ए लाइन है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करा। लेट्स से यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए पॉइंट मार्क करा उन्होंने पहले। लेट्स से ये पी कह देता हूं मैं, यहां पे पी मार्क किया, फिर क्यू मार्क किया, फिर आर मार्क किया, एस मार्क किया, ठीक है, टी मार्क किया। इस तरह से इन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे जो है आप पॉइंट मार्क कर दिए ओ बी लाइन पे। ओके, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक दूसरी लाइन थी ओ ए लाइन, उस पर भी एक पॉइंट मार्क करे, मार्क कुछ इस तरह से करे। लेट्स से यहां से लेके यहां तक हो गया, ए बी सी हो गया, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, ये कैसे 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 कर सकते हैं, ये ए और बी हो गया, स्मॉल ए कर सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, कुछ इस तरह से पॉइंट मार्क करे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इन्होंने कहा कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब ओ पी बराबर है पी क्यू के, कुछ इस तरह से मार्क करना उन्होंने, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर है। तो ओपी पी क्यू के बराबर है, यहां से लिखता हूं मैं, ओपी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और आपका आर एस भी बराबर है, और एस टी बराबर है। ठीक है, कुछ इस तरह से उन्होंने पॉइंट मार्क कर दिए एक लाइन बी पर, ओ बी पर। इसी तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स इस पर मार्क कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे डी। तो मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर है ए बी के, और बी सी के, सॉरी ए बी के बराबर बी सी है, और सी डी बी सी के बराबर सी डी है। मतलब ये जो लेंथ है ये बिल्कुल इक्वल मार्क करी उन्होंने। फिर उन्होंने क्या करा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं इसको मिला देता हूं। इन्होंने पॉइंट्स को मिला दिया, मतलब लास्ट पॉइंट में किसी भी पॉइंट को किसी पॉइंट से मिला दिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, एक पॉइंट को मिला दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि देखो भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, सब बराबर है। ठीक है, और फिर उन्होंने एक दूसरा पॉइंट मिला दिया, लेट्स से यहां पर, और इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इन्होंने, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो उन्होंने कहा कि ये ए है
ये बी है और ये सी है। ठीक, कुछ इस तरह से उन्होंने कह दिया। ये कुछ पॉइंट, अब इसमें ए बराबर है ए बी के और ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, यहाँ पे डी वाला कोई टर्म नहीं है। लेट्स से उन्होंने कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, मतलब पहले उन्होंने एक लाइन पे पॉइंट्स को मार्क करा इक्वल डिस्टेंस पे, और एक दूसरी लाइन पर भी उन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर दिए। अब उन्होंने एक लाइन खींच दी दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, राइट, और उसके बाद में एक इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींच दी। तो उन्होंने फाइंड आउट करा, अगर मैं इसके लिए दूसरी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो लेंथ आ रही है कितनी आएगी, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, मतलब, और नीचे कितना है, टू डिस्टेंस, 1 2। तो इन्होंने जो देखा कि ओ पी मतलब ओ आर डिवाइडेड बाई आर टी का जो रेशियो आया वो कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3/2, क्योंकि ये दोनों सारी लेंथ बराबर है, फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ, थर्ड लेंथ। तो ये जो रेशियो आया 3 और ये 2 आया। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा करा और बाद में इन्होंने उधर जाके इसी लाइन को जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी, तो उन्होंने जो इसको नापा, इसको जो ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा कि ये लंबाई और ये लंबाई का जो रेशियो है वो भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है। वो कैसा आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, राइट, ये ऑब्जर्वेशन है। इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी, उन्होंने पॉइंट्स मार्क करने के बाद उन्होंने दो लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करा। उन्होंने कहा जहां दो लाइन पैरेलली एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये जो रेशियोज आ रहे हैं, ये रेशियोज एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं। तो मतलब ए बी और बी सी का जो रेशियो है बिल्कुल बराबर आ रहा है इसके। ओ बी, ये इन्होंने आफ्टर ऑब्जर्वेशन ही सॉ, मैं लिख देता हूं, आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो ओ बी और बी सी की जो लेंथ है, ओ बी डिवाइडेड बाई बी सी, ओ बी और बी सी की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली कितनी आ रही है, 3/2 ही आ रही है। ये लेंथ 3 आ रही है और ये लेंथ 2 आ रही है, इस रेशियो में आ रही है। मतलब ये जो रेशियोज आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आप लिख सकते हैं ओ आर डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू, मतलब इनका अगर ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो आप देख सकते हैं दोनों के राइट वाले पार्ट जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हैं ओ आर ओवर आर टी, ओ बी और बी सी ये दोनों बराबर हैं। भाई जिनके राइट पार्ट बराबर हैं तो लेफ्ट पार्ट भी तो बराबर ही होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन्होंने कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करा चीजों को। उन्होंने बेसिकली क्या करा, एक दो लाइन ड्रॉ करी एक पॉइंट से जाती हुई, और उन्होंने इक्वल सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लेंथ ऑफकोर्स यहाँ पे 3 और 2 आ रही है, जो रेशियो 3 और 2 आ रहा है, वही जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर 3/2 ही आ रही है। ये आप घर पर भी कर सकते हो प्रैक्टिकली। एक कोई भी लाइन ड्रॉ करो आप आर्बिट्ररी लेंथ की, और उसमें आर्बिट्ररी लेंथ के सेगमेंट्स बना लो, ठीक है। फिर उसमें क्या करो, उस एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो सामने वाली साइड पे, मतलब इस वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ करो और इसी की दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। फिर आप उस लेंथ को और इस लेंथ को नापेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। जो लेंथ आप ये डिवाइड करेंगे, आप हो सकता है कि कुछ इस तरह से कर लिया हो, आपने बहुत से पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए इस तरह से, और यहां पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, आई डोंट नो कहां तक है। अब उन्होंने क्या, एक पॉइंट्स को मिला दो, अब इसी के एक दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल। तो वो जो रेशियो का डिवाइडेशन आएगा, लाइक से अगर ये O है और ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है, तो ये जो रेशियो आ रहा है OA ओवर AB की जो आप लंबाई तो पता ही होगी, ये लंबाई आपने, क्योंकि आपने इक्वली डिवाइड करा है पूरे सारे पीसेस को, तो आपको जो भी रेशियो आएगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, इसके और इसके बराबर के रेशियो के बराबर आएगा, मतलब OC ओवर CD। देखो ये चीजें अभी और क्लियर हो जाएंगी आपको जब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे, ठीक है। थेल्स का ये आइडिया था, उन्होंने एक लाइन को इक्वली मार्क करा, मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करी और उसी लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो उन्होंने कहा कि जो ये रेशियो में डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली जहां ये लाइन पैरेलल लाइंस कट करेगी दूसरे को, वहां पर भी सेम रेशियो में डिवाइड होगा।
राइट। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि अगर आपके पास किसी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर किसी ट्राइंगल के लेफ्ट से आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, मैं यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, आई डोंट नो कैसा स्केलिन ट्राइंगल है आपके पास एक, और आपने किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। लेट्स से मैंने इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अगर ये ए बी सी है, ठीक है, तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने दो लाइन पैरेलल, एक लाइन किसी एक पैरेलल साइड, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम का सजेशन था, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? देखो, अगर आप कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल, किसी भी साइड के पैरेलल, अगर लेट्स से अगर आपने यहां ना करके यहां ड्रॉ कर दी होती, मतलब इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी होती, तो ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होते, ठीक है। थेल्स का आइडिया ये था, और इसी आइडिया पे हम लोग पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं नेक्स्ट। तो जब तक आप इसे नोट डाउन करिए, मैं इसका डेरिवेशन आपको कराता हूं। डेरिवेशन मतलब ये कैसे आया है, ठीक है, मैथमेटिकल चीजों को समझाता हूं। तो बेटा इसमें हम लोग पहले थ्योरम जो पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम में, वो बेसिकली वो यही सजेस्ट कर रहे थे थ्योरम में कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लेट्स से कोई भी स्केलिन ट्रायंगल है, आई डोंट नो दिस साइड्स एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि आप इसके नामकरण कर दीजिए पहले, ए बी सी। उन्होंने कहा इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यस, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यहां पे साइड आएगा, वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। तो अगर आप किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मैंने कर दिया, क्या बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब यह हुआ कि AP डिवाइडेड बाय PB का जो रेशियो है वो बराबर होगा AQ ओवर QC, राइट। ये रेशियोज बराबर होंगे। फिर से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और जो लाइन आपने ड्रॉ करी है इट विल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, एंड जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो लेंथ होगी, मतलब AP की लेंथ और PB की लेंथ का रेशियो होगा बराबर AQ और QC के। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? ये जो लंबाइयों के रेशियो हैं, ये लंबाइयों के रेशियो बराबर होंगे, और यही थेल्स ने सजेस्ट करा थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड के ट्रायंगल के अंदर, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी अदर टू साइड्स को, उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2 है, ठीक है, ये M1 है और ये M2 है, तो ये जो रेशियो होंगे, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके लिखता हूं, L1 डिवाइडेड बाय L2 की लंबाई का रेशियो बराबर होगा M1 ओवर M2 की लंबाई का रेशियो। मतलब ये लंबाई M1 है, ये लंबाई M2 है, इसका रेशियो इसकी लंबाइयों के रेशियो के बराबर होगा। समझ में आया? कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके इस तरह से लिखने की कोशिश करी है। अब बात यह है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ सिखाता हूं कैसे करते हैं इसको। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं इन दो साइड्स को देखूं, AP और PB, तो AP मुझे यहां दिख रहा है और PB मुझे यहां दिख रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, एक काम ये करता हूं कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और यहां से इन दोनों को मिला देता हूं।
इस तरह से मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि क्या है मैं कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि AP जो है मुझे इस ट्रायंगल में नजर आएगा। ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं AP की बात करूं तो AP मुझे कहीं और नजर नहीं आ रहा है, मुझे AP सिर्फ यहां नजर आ रहा है, तो ऑफकोर्स मुझे इस ट्रायंगल में नजर आएगा। ट्रायंगल इन, अगर मैं AP को बात करूं सिर्फ AP को समझने के लिए, तो AP में मुझे बात करनी पड़ेगी किसमें, ट्रायंगल APQ में, APQ में, इस ट्रायंगल में मुझे देखना पड़ेगा AP को समझने के लिए। अच्छा, तो मैं AP को निकालूं कैसे, आई डोंट नो मुझे कैसे निकालना है। तो एक काम करता हूं, मैंने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और अगर मैं AP निकालना चाहूं यहां से, तो मैं कह सकता हूं, एक काम करता हूं, मुझे AP चाहिए, यहां पर मुझे कोई ऐसा कुछ चाहिए एरिया जिसमें मुझे AP का टर्म आ जाए। AP का टर्म मैं करता हूं, ऐसा करता हूं, ये देखो यहां पर अगर मैं इसको बेस मान लूं और इसे हाइट मान लूं, हमेशा जब भी कभी आप एरिया निकालते हैं किसी ट्रायंगल का, तो आप बेस परपेंडिकुलर हाइट कंसीडर करते हैं। आप ये हाइट कंसीडर नहीं कर सकते इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां निकाल के यहां ड्रॉ कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है इसके। तो ये है आपका A, ये है P और ये है Q, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर को मैं नाम दे देता हूं PQ, इसका R नाम दे देता हूं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम R दे दिया यहां पर, ओके। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं। अब मुझे दिख रहा है कि ये बेस मान लूं और ये हाइट मान लूं तो काम बन जाएगा मेरा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APB, एरिया किसका, ऑफ ट्रायंगल APQ का अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा, 1/2 बेस में, अगर इसे कंसिडर कर लूं क्योंकि मुझे चाहिए होगा किसी भी हाल में, AP इंटू परपेंडिकुलर हाइट। देखो इसका जो आपका डेरिवेशन है, इसमें बहुत सी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, तो इसे नेग्लेक्ट ना करिए आप, पहली बात, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले सीख लिया कि अभी भी जब भी कभी एरिया निकालते हैं ट्रायंगल में, तो बेस इंटू हाइट निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। कीप इन माइंड, कभी भी आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट जो कंसीडर करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई। अब अगर मैं बात करूं, दूसरा टर्म मेरे पास है ये लेंथ PB, तो PB किस वाले ट्रायंगल में मेरे को नजर आएगा, इस ट्रायंगल में मुझे PB नजर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको निकाल लिया मैंने, अब मैं यहां पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूं और मैं इसको भी निकाल लेता हूं यहां पे अलग, क्योंकि मुझे PB इसको और इसको डिवाइड करना है किसी तरह से। तो मैं काम करता हूं, इस पे भी निकाल लेता हूं। मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूंगा, आप ध्यान से देखो, ये मुझे दिख गया P, ये हो गया B बेटा आपका, और अब भाई हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें PB तो दिख गया जिसकी हमें जरूरत है, अपने चीजों को प्रूव करने के लिए हमें जिसकी जरूरत है PB तो दिख गया, लेकिन हमें परपेंडिकुलर हाइट तो पता ही नहीं है, हमें परपेंडिकुलर हाइट तो गिवन ही नहीं है। तो हम कैसे निकालें इसका एरिया, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर हाइट ही नहीं पता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कभी आप एरिया निकालेंगे किसी ट्रायंगल का, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, कीप इन माइंड, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान रखिए कि अगर ये ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगल की अगर आप बात करें, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये होगी, ऑफ कोर्स फिर से यही हो गई हाइट। तो अगर ये हाइट होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, तो ये हाइट परपेंडिकुलर वाली होगी, और वो कितनी है, R है, मतलब कितनी है ये, QR, ओके। देखो हमें इसका एरिया निकालने के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का PQB का अगर मैं एरिया निकालूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ बेस इज PB, राइट, बेस PB हो गई, और हाइट मेरे को परपेंडिकुलर, दैट मींस QR अगेन, क्योंकि यही हाइट सेम QR यहां पर भी आई थी, देखिए, ओके, यही हाइट सेम इस वाले ट्रायंगल में भी आ गई एरिया निकालने के लिए। क्योंकि हम हमेशा, ये बात ध्यान रख लो बिल्कुल हमेशा के लिए,
आप जब भी कभी एरिया निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट को कंसीडर करेंगे। मतलब आप यही नहीं कि सिर्फ हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे, हाइट परपेंडिकुलर ही होना चाहिए उस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए, वो ही कंसीडर करेंगे। अदरवाइज कंसीडर आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर तो आप अपना जो बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला वो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं एक काम करूं, एरिया, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल था? APQ, तो यहां पे ए लिखिए, ये ट्रायंगल APQ और ये ट्रायंगल है PQB। अगर मैं इन दोनों एरिया को डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। अब ध्यान दो, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड करा, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, हाफ ऊपर वाला लिखता हूं पहले, हाफ ये वाला AP इंटू QR, AP इंटू QR, ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ, यहां से क्या हो जाएगा PB इंटू QR अगेन, ठीक है। अब आप साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, QR से QR कैंसिल हो गया, व्हाट रिमेन इन फ्रंट ऑफ यू? AP डिवाइडेड बाय PB। भाई आपको कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड में तो मिल गया, मतलब AP और PB का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB के। ये आपको बात समझ में आ गई, मतलब आपको कुछ ना कुछ लेफ्ट में कुछ ना कुछ नजर आ गया। अब इसी तरह से सेम प्रोसीजर को आप दोहराइए इस वाले टर्म के लिए। यहां पर AQ दिख रहा है, अगर मैं लेफ्ट में न्यूमरेटर में एक, तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कट गई थी, मैंने ही पूरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिया। आपने अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यहां पर जो है रेशियोज हम लोगों ने AP और PB कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह से हम AQ और QC में बात करेंगे। AQ और QC में बात करने के लिए हमें फिर से इस ट्रायंगल में बात करना पड़ेगी। AQ को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की बात करना पड़ेगी, दैट मींस इस ट्रायंगल की APQ की। अब जैसे हमारे पास बेस हो जाएगा AQ और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी PS, और हम फाइनली हम यहां से एरिया निकाल लेंगे, और इसी तरह से हमने इसका एरिया निकाल लेंगे, और इसका एरिया निकालने के लिए आपका बेस हो जाएगी QC और परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी अगेन PS। वो हम लोगों ने यहां कैलकुलेट करी है QC, देखो ये QC बेस हो गई और परपेंडिकुलर हाइट PS हो गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को डिवाइड करेंगे, तो आपको साफ सुथरा दिख रहा है PS से PS कट गया, देखो ये PS से PS कट जाएगा, यहां देखो ये PS है, ये PS है, PS से PS कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। आपको ऊपर दिखेगा, यहां पर APQ ऊपर रखा तो ऑफकोर्स यहां पे AQ दिखेगा और यहां पर QC दिखेगा, फिर आपको ये दिख जाएगा। फिर आपने फाइनली, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, बताया इन द सेंस वीडियो कट गया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि यहां पर हम लोगों ने फिर क्या करा, जब हमारे पास ये जो साइड्स हैं, मतलब ये रेशियो, मतलब ये एरिया का रेशियो, इस एरिया का रेशियो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो APQ है और यहां पर APQ है, मतलब एरिया ऑफ APQ, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर दें तो मजा आ जाए, मतलब हमारा लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा, तो इसलिए राइट साइड भी दोनों के बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है सेम बेस पे, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास और सेम बेस पे अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करें हैं, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका बेस क्या है, PQ है, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो उसका बेस भी PQ है। और अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करे गए हैं तो उनके एरियाज बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, जो आपका PQB है और PQC है, ये दोनों एरियाज बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपका लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो गया। जब आपका लेफ्ट साइड दोनों का बराबर हो गया, इसका मतलब आपका राइट साइड भी बराबर हो गया। और राइट साइड में लिखा हुआ है आपका AP ओवर PB, और राइट इधर लिखा हुआ है AQ ओवर QC, मतलब हमारे दोनों के, देखो किसी भी टर्म में लेफ्ट बराबर होगा दो इक्वेशन में, तो उनके राइट भी बराबर होते हैं, और हम लोग इस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अब आपको ये बता दूं कि इसमें हम लोगों ने इस थ्योरम को ड्राइव करने के लिए हमने क्या क्या सीखा। पहले हमने ये सीखा कि अगर आप कोई भी एरिया निकालते हैं कि ट्रायंगल के अंदर, तो जो आप बेस मानते हैं उस बेस के परपेंडिकुलर हाइट को कंसीडर करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि
कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं सेम बेस पे, बेस सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स की, तो उनके जो एरियाज होते हैं वो बराबर होते हैं। ये थ्योरम आपको 9th क्लास में पढ़ाई गई थी, उसका हमने इस्तेमाल यहां कर लिया और हमने चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया, चीजों को सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली थेल्स ने ये कहा हमसे, और थेल्स को यहां पे एनसीईआरटी में 6.1 के नाम से बार बार पुकारा जाता है। तो 6.1 मतलब थेल्स की बात हो रही, थेल्स थ्योरम की बात हो रही है। तो थेल्स ने ये कहा कि अगर आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड के स्केलिन ट्रायंगल में, तो वो जो लाइन आपने ड्रॉ करी है वो इंटरसेक्ट करेगी, और जब इंटरसेक्ट करेगी तो उसका जो रेशियोज होगा दोनों तरफ का, वो रेशियोज बराबर होगा। अगर आपको लाइन गिवन है पैरेलल तो रेशियोज बराबर होगा। फिर से बोलो, अगर आपके पास लाइन गिवन है, पैरेलल लाइन गिवन है, तो रेशियोज बराबर होंगे। लाइन गिवन है तो रेशियोज बराबर होंगे। अगर कन्वर्स बोला जाए, मतलब इसी का उल्टा बोला जाए, तो ये होगा कि अगर आपके पास किसी ट्रायंगल में रेशियोज बराबर हैं तो वो लाइन गिवन जो होगी वो पैरेलल हम कंसीडर करेंगे। थेल्स में हमने ये कहा कि अगर आपको पैरेलल लाइन गिवन है तो रेशियोज बराबर होंगे। कन्वर्स में हो जाएगा कि अगर आपको रेशियोज गिवन है तो लाइन पैरेलल होगी। ओके, तो कन्वर्स भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसी तरह से ये थेल्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आएगा। एक्चुअली आएगा क्या, मैंने आपको समझा दिया कैसे होगा। इसी का उल्टा होता है कि अगर आप रेशियो गिवन है तो वो जो गिवन लाइन होगी वो पैरेलल मानेंगे हम। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।